हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो है कर की दरें, छूट तथा राहत, टैक्स रेट्स, रिबेट्स एंड रिलीफ। देखिए, इसके पूर्व हमने आय के पांचों शीर्षक वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे की आय, पूंजी लाभ से आय और अन्य साधनों से आय, पांचों शीर्षक से हमने जो आय ज्ञात की उसमें से करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत जिन कटौतियों की छूट की वो पात्रता रखता है वो स्वीकृत की और उसकी हमने सकल कुल आय से कुल आय ज्ञात की। तो पांचों शीर्षक की आय में से हमने डीम्ड इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का एडजस्टमेंट करने के बाद सकल कुल आय की गणना की और सकल कुल आय में से ग्रॉस टोटल इनकम में से धारा 80 की डिडक्शंस देने के बाद हमने कुल आय की गणना की। आज हम बात कर रहे हैं उस कुल आय पर कर की गणना के लिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुल आय पर वित्त अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार कर लगाया जाता है। यदि व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार की कृषि आय भी है तो गैर कृषि आय पर कर की गणना करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। यहाँ हम एक चीज़ ये समझ लें, भारत में कृषि आय कर मुक्त है, इसलिए यदि किसी करदाता की कुल आय के साथ कृषि आय भी दी गई है तो वहाँ एक हमें अलग प्रक्रिया अपना करके कर की गणना करनी होती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम जब कुल आय पर कर की गणना करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, कुल आय को भी राउंडिंग ऑफ करते हैं। 10 रुपये से हम उसका सन्निकटन करते हैं। तो जब उसको हम संपूर्ण करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसके बाद हम उस पर वित्त अधिनियम की निर्धारित दरों से कर की गणना करते हैं। उस पर वित्त अधिनियम की दरों के अनुसार जिन दरों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब कर की गणना कर ली जाती है तो जो ज्ञात आयकर होता है उसे भी राउंडिंग ऑफ किया जाता है, उसे भी संपूर्ण किया जाता है 10 से। अर्थात 5 या 5 से अधिक है तो उसे आगे के पूर्णांक में हम ले जाते हैं और 5 से कम है तो पीछे के पूर्णांक की तरफ हम उसे ले आते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं उसे बताऊंगी। यदि सपोज करिए किसी करदाता का कुल आयकर जो है वो 2,45,842 हुआ है तो राउंडिंग ऑफ होके कितना हो जाएगा, 2,45,840, क्योंकि ये 5 से कम है। 2,45,845 है तो हम इसे राउंडिंग ऑफ करके 5 है तो उससे आगे की तरफ लेके जाएंगे 2,45,850। इसी तरीके से 2,45,847 है तो 2,45,850, और यदि 2,45,844 है तो 2,45,840। क्या स्पष्ट होता है कि 5 या 5 से अधिक है तो हम आगे की तरफ पूर्णांक करेंगे और यदि 5 से कम है तो हम पीछे की तरफ उसे पूर्णांक करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। कर की दरों को हम डिस्कस करने से पहले करदाता को मिलने वाली 87A की कटौती पर हम ध्यान देंगे। देखिए, कुल आय पर जब कर की दरों से, विभिन्न दरों से जब हम कर लगाते हैं उसमें से हम धारा 87A की कटौती की छूट स्वीकृत करते हैं। और 87A की कटौती केवल ऐसे रेजिडेंट इंडियन को मिलती है, व्यष्टि करदाता को मिलती है जिसकी दशा में जिसकी कुल आय 5 लाख रुपए अथवा उससे कम हो। धारा 87A के अंतर्गत छूट धारा 112A के तहत देय कर में से नहीं दी जा सकती है। धारा 112A दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर लाभ के संबंध में निर्धारित की गई है। उसके बाद इसको घटाने के बाद हम उसमें जोड़ेंगे सेस, यदि कुल आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। 50 लाख तक है तो 10%, 1 करोड़ से अधिक है तो 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से अधिक नहीं है तो 10%, और 1 करोड़ से अधिक है तो 15% की दर से उस पर सरचार्ज लगाया जाता है।
इसी तरीके से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर इस योग का 4% लगा करके जोड़ा जाता है। उसके बाद करदाता को सेक्शन 86, 89, 90, 98 तथा 91 के अंतर्गत रिलीफ दी जाती है। वो रिलीफ देने के बाद कुल कर दायित्व में से वो रिलीफ देने के बाद जो राशि बचती है वो दे कर की राशि आती है, जिसमें से हम क्या जोड़ेंगे, सेक्शन 234A, 234B तथा 234C के अंतर्गत दे ब्याज। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसे जोड़ने के बाद हम TDS यदि करदाता के या अगर आय में से कहीं कोई उद्गम स्थल पर कर की कटौती हुई है तो उसे हम माइनस करेंगे। इस तरह से जो राशि ज्ञात होगी वो करदाता द्वारा चुकाई जाने वाली कर की राशि होगी। अब हम बात करते हैं कर की दरों की, कि कर की दर क्या निर्धारित की गई है। देखो, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर दायित्व निर्धारण करने के उद्देश्य से व्यष्टि करदाताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और इन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है वो किस तरीके से कर की दरें लागू होती है वो हम यहाँ देखें। यदि भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि करदाता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसकी गत वर्ष 2019-20 में आयु किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक रही है परंतु 80 वर्ष से कम रही है, उसके लिए कर की दरें क्या हैं। 3 लाख रुपए तक उसकी आय कर मुक्त है। 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। यानी कि यदि करदाता की, ये जो आप इनकम टैक्स का स्लैब देख रहे हैं इसे देखें, 5%, 20% और 30%। इसी तरीके से यदि भारत में निवासी सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन से क्या तात्पर्य है, जो गत वर्ष में किसी भी समय कम से कम 80 वर्ष की आयु का रहा हो, उसकी 5 लाख रुपए तक की आय शून्य होती है। 5 लाख 10 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। अब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के अलावा बाकी सभी करदाताओं के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए जो कर की दरें हैं वो क्या हैं। प्रथम 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 10 रुपये से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 10 रुपये से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया जाता है। ये तो हुआ व्यष्टि करदाता की दशा में। अब हम HUF की बात करें, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कुल आय पर कर की दरें वही है जो एक सामान्य करदाता के लिए निर्धारित की गई है। पहले 2.5 लाख रुपए तक 0, 2.5 लाख 10 रुपये से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 10 रुपये से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि करदाता की जो कर की दरें हैं उसकी कुल आय पर इन दरों के अनुसार कर की गणना की जाती है। अब हम बात करें 87A की कटौती के बारे में, कि कुछ व्यक्तियों की दशा में आयकर की छूट जो है वो 87A के अंतर्गत यदि स्वीकृत की जा रही है तो वहाँ किन किन शर्तों का या कंडीशंस का हमें देखना होगा एसएससी को ये छूट देने से पहले। ऐसे व्यष्टि करदाता जिनकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उनको धारा 87A के अंतर्गत कर की छूट प्रदान की गई है। छूट की राशि कुल आय पर देय आयकर का 100% अथवा 12,500 रुपये, जो भी कम हो के बराबर देय होगी। यानी कि छूट की राशि जो भी आयकर उसका बनता है या तो वो राशि या 12,500, जो भी दोनों में से कम हो। यह छूट आयकर की राशि में शिक्षा उपकर एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर को जोड़ने से पूर्व स्वीकृत की जाती है। धारा 112A के तहत दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर देय कर राशि में से धारा 87A की छूट नहीं दी जाती है। अब हम सरचार्ज की बात करें तो चाहे व्यष्टि करदाता हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, व्यक्तियों का समुदाय हो, चाहे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो, उनकी कुल आय पर यदि कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है
तो 10% की दर से कर पर अधिभार लगाया जाता है, और यदि 1 करोड़ से अधिक है तो 15% की दर से अधिभार या सरचार्ज लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ या सीमांत राहत की। यदि किसी करदाता की कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसी आय पर अधिभार सहित देय कर राशि की गणना हम निम्न प्रकार करेंगे। देखो, अगर हम सीमांत राहत का लाभ करदाता को दे रहे हैं, मार्जिनल रिलीफ का लाभ करदाता को दे रहे हैं, तो हम जिस तरीके से कर की गणना करके रिलीफ देंगे वो क्या होगी, 50 लाख रुपए की आय पर देकर प्लस 50 लाख रुपए से अधिक आय की राशि। यदि किसी करदाता की कुल आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, तो ऐसी कुल आय पर अधिभार सहित देय कर की राशि हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, और वो किससे अधिक नहीं होगी, 1 करोड़ रुपए की आय पर देय आयकर प्लस 10% सरचार्ज प्लस 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय राशि। एक एग्जाम्पल द्वारा हम उसे समझते हैं। एक व्यक्ति करदाता की कुल आय 1 करोड़ 1 लाख रुपए है। अब हमें इस पर कर की गणना करनी है। कैसे करेंगे, देखिए, 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख है, 1 करोड़ रुपए तक सरचार्ज की दर है 10% और 1 करोड़ के ऊपर कितनी है, 15%। अब हम यहाँ सीमांत राहत कैसे देंगे उसे हम देखते हैं। आय के प्रथम 2.5 लाख रुपए पर टैक्स क्या हुआ, नील। अगले 2.5 लाख पर 5% 12,500, अगले 5 लाख पर 20% 1 लाख, और आय के अगले 90 लाख पर 30% 27 लाख। तो 1 करोड़ रुपए की आय पर हमने कितना कर निकाला, 28,12,500। अब जो ये 1 करोड़ 1 लाख है, इसमें 1 लाख पर हमने 30% टैक्स लिया, तो कितना हो गया, कर मिला के 28,42,500। 15% की दर से हमने इस पर सरचार्ज लगाया, 4,26,375। तो कर की देय राशि क्या बनी, कर और अधिभार की, 32,68,875। अब हम सीमांत राहत की राशि ज्ञात कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपये पर देय आयकर और 10% सरचार्ज हमने निकाला, तो 1 करोड़ पर हमारा कितना कर बन रहा है, 28,12,500। इस पर हमने 10% की दर से सरचार्ज लिया, 2,81,250। इन दोनों का हमने टोटल किया तो आया हमारे पास 31,93,750। अब हमने क्या किया, प्लस कुल आय माइनस 1 करोड़ रुपए। कुल आय कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख, उसमें से हमने 1 करोड़ माइनस किया, कितना बचा, 1 लाख। उस 1 लाख को भी हमने इसमें जोड़ दिया, तो 28,12,500 प्लस 2,81,250 प्लस 1 लाख, कुल मिला के हमारे पास कितना आया, 31,93,750 रुपये। तो आप यहाँ देखें कि जब हमने 15% सरचार्ज लगाया खाली 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ने पर, तो करदाता का देकर और उस पर अधिभार कितना हुआ, 32,68,875। जबकि हमने पूरी 1 लाख, जो हमारी 1 लाख रुपए की इनकम जो थी, उसको पूरा अगर हमने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए राशि तक के आयकर में यदि हमने सरचार्ज सहित उसे जोड़ा, तो कुल कर दायित्व करदाता का बनता है 31,93,750। तो सीमांत राहत के कारण करदाता को जो देय कर है उसकी राशि होगी 31,93,750। हम उसको कर का उसका जो कर दायित्व है वो 32,68,875 नहीं होगा। अब इस 31,93,750 पर 4% की दर से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो लगाया जाएगा, और उसके बाद जो राशि ज्ञात होगी वो करदाता का कर दायित्व होगी, वो करदाता को उसका भुगतान करना होगा। तो ये सीमांत राहत है। अगर आपको इसको समझने में कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करके या जैसे भी आपको लगे आप मुझसे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना संशय दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।